हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं काइनेमैटिक्स का टॉपिक नंबर 5, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं सजेस्ट कर देता हूं सभी बच्चों को कि वेक्टर्स एक बार रिवाइज कर लो, या जिसका कमजोर है वेक्टर्स वो एक बार वेक्टर्स की वीडियोस देख लो, क्योंकि वेक्टर के कंपोनेंट्स एंड वेक्टर में इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डीलिंग होती है वेक्टर्स को लेके। तो वेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या इस टॉपिक नंबर 5 को देखने से पहले। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है उसका एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में, और उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो किताबों में दिए रहते हैं उनको डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन एट सम एंगल, बॉल की जगह कोई भी पार्टिकल हो सकता है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, मतलब एकदम ठीक वर्टिकल अप तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसको स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर। अगर हम वर्टिकली अप या वर्टिकल डाउन बॉल को उछालते हैं तो किस तरह से उसकी वेलोसिटी वेरी करती है उसकी एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 90 की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर किसी एंगल पे फेंकेंगे, एक्यूट एंगल पे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन उस मोशन का नाम रहेगा। तो टू एनालाइज प्रोजेक्टाइल मोशन हम दो एजम्पशंस लेके चलते हैं, उनको पहले देख लेते हैं। पहली एजम्पशन, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ये एजम्पशन हमने तब भी ली थी। और सेकंड एजम्पशन, नो एयर ड्रैग, या एयर की वजह से कोई फोर्स या विस्कस फोर्स नहीं लगने वाला। तो ये दो एजम्पशंस हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में जब मोशन अंडर ग्रेविटी स्टडी किया था तब भी हमने इन दोनों को एक एजम्पशन के रूप में लिया था। अगर ये एजम्पशन वायलेट होंगी तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हमें ये एजम्पशंस दोनों हमेशा लेके चलनी है। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक बॉल को हमने कुछ एक कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी u देके और प्रोजेक्ट कर दिया किसी एंगल थीटा पे। तो इसका जो पाथ रहेगा, या इस वेलोसिटी के हम बोल सकते हैं इन जनरल दो कंपोनेंट्स होंगे। जैसे अगर इस वेलोसिटी का अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एक एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट और एक वर्टिकल के अलोंग कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट्स इसके रहेंगे। तो क्योंकि हमें कंपोनेंट्स की टर्म्स में सारी बातें समझनी है तो सबसे पहले एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जिस चीज को एक्स और वाई एक्सिस मान रखा है, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन को मैंने एक्स एक्सिस माना है और वर्टिकल अप डायरेक्शन को वाई एक्सिस माना है। ये दोनों एक्सिस मान के हम मोशन का एनालिसिस करना सीखेंगे। बाकी हो सकता है एक्सिस अलग अलग क्वेश्चंस में हम अलग अलग माने, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो एक्सिस कौन सी मानते हैं हम, वो डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या, या मोस्ट ऑफ दी वेक्टर्स किन डायरेक्शन में है। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में होती है, तो इसलिए एक डायरेक्शन तो वर्टिकल डायरेक्शन को हमने वाई एक्सिस कह दिया और उसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस कह दिया। बाकी एक्सिस किस तरह से डिसाइड करते हैं वो हम क्वेश्चंस में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी एक बार बेसिक ग्राउंड से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और वो बॉल वापस ग्राउंड पे जाके गिरेगी, तब तक की ग्राउंड से ग्राउंड तक का प्रोजेक्टाइल मोशन हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं सबसे पहले, जो कि इजीएस्ट पॉसिबल केस है। तो यू वेलोसिटी है, थीटा एंगल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल है तो इसके इस इनिशियल वेलोसिटी के हम बोल सकते हैं दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में। तुम चाहो तो आई कैप जे कैप की टर्म्स में भी लिख सकते हो, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो पाथ जो रहता है बॉल का वो कुछ इस तरह का कर्व्ड पाथ रहता है। ठीक है, इसकी शेप कैसी होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पैराबोला शेप होती है वैसे, तो पैराबोला ही क्यों, कोई और पाथ क्यों नहीं, सर्कुलर क्यों नहीं या इलिप्टिकल क्यों नहीं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो जैसा भी ये पाथ है, इस पाथ पे हम बोल सकते हैं जैसे ही बॉल थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, मान लो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आने पे इसकी वेलोसिटी अगेन पाथ के अलोंग या टेंजेंट के अलोंग होगी। ठीक है, और उसके फिर से दो कंपोनेंट्स होंगे। हम बोल सकते हैं ये जो यू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है या एक्स कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट बॉल को राइट साइड ले जाने में मदद कर रहा है वेलोसिटी का, ये वी एक्स लिख देते हैं यहाँ पे। और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट किसी भी इंस्टेंट पे बॉल को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद कर रहा है। अगर वी वाई नेगेटिव हो गया तो बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगी। जैसे बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची
टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या बोलोगे, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो इसकी है तभी ये बॉल आगे जा रही है, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट है तो इसका मतलब है बॉल ने ऊपर जाना बंद कर दिया। ऊपर जाना बंद कर दिया तो इस पॉइंट पर आइकन से वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। फिर बॉल थोड़ा सा और आगे आएगी, बॉल की वेलोसिटी अगेन कुछ टेंजेंट के अलोंग, उसका कुछ एक्स कंपोनेंट कुछ वाई कंपोनेंट। तो तुम देख सकते हो जब बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी तो वाई कंपोनेंट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, जिससे जो कि डाउनवर्ड मोशन में मदद कर रही होगी। तो इस तरह से हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को समझते हैं। एक्स कंपोनेंट बॉल को एक्स एक्सिस के अलोंग ले जाने में मदद कर रहा है, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का बॉल को वाई एक्सिस के अलोंग ले जाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे मैंने इस डायग्राम में सब जगह वी एक्स वी वाई लिख दिया। ये सारे वी एक्स वी वाई हो सकते हैं अलग अलग हो या हो सकते हैं सेम हो, डिपेंड करेगा कैलकुलेशंस पे। तो तुम चाहो तो Vx1 Vx2 Vx3 Vx4 Vy1 Vy2 इस तरह से लिख सकते हो। तो हर इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी के इन जनरल दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर हमें एक टू डायमेंशनल मोशन को या एक प्लेन में होने वाली मोशन को समझना है, और बाकी अपनी पुरानी बात वो तो याद रखनी है कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है पाथ के। ठीक है, तो अब ये वेलोसिटीज क्या होंगी, ये Vx Vy क्या होगा या किस तरह से ये वेरी करेंगे उसको समझते हैं। देखो, नोट नंबर 1, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट आर, चाहे बॉल इन पांचों पॉइंट्स में से कहीं भी हो, कहीं भी बॉल होगी, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स तो वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा होगा। ग्रेविटी का फोर्स अगर वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा होगा तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, जी की एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउन होगी। तो अगर वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में प्योर एक्सेलरेशन है तो वाई कंपोनेंट हम बोल सकते हैं माइनस जी का होगा, बिकॉज अपवर्ड इज पॉजिटिव वाई and downward direction is negative y-axis, right side is positive x-axis, left side is negative x-axis। और क्योंकि एक्सेलरेशन प्योर वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में है तो x कंपोनेंट क्या हो गया उस वेक्टर का, जीरो। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, बेसिक बात है। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, या ऐसे बोल सकते हो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही मोशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउन है जबकि मोशन अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग इंस्टेंट्स पे हो रही है, तुम डायग्राम में देख सकते हो। तो एक्सेलरेशन का काम क्या होता था, एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड या दोनों को चेंज करना, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होती है वो मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये ध्यान रखना, बॉल चाहे टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो उसकी एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउन ही है। नोट नंबर 2, अब क्योंकि एक्सेलरेशन के हमें कंपोनेंट्स पता है तो हमारी जो इक्वेशंस थी, देखो है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एक्सेलरेशन वेक्टर तो कांस्टेंट ही, तुम यू कैन से दैट एक्सेलरेशन वेक्टर कैन बी रिटन एज 0 i कैप एंड माइनस g j कैप। ध्यान से देखो, कोई टाइम का फंक्शन नहीं है एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो याद करो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी पिछली वीडियोस में, वही अपनी पुरानी 9th क्लास वाली इक्वेशंस, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और क्योंकि यहाँ आई कैप जे कैप में गेम खेल रहे हैं हम, दो अलग अलग डायरेक्शंस में गेम चल रहा है, तो हम एक्स डायरेक्शन में अलग उन्हीं तीनों इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं और वाई डायरेक्शंस में अलग उन्हीं तीनों इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें टी टाइम बाद वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं टी टाइम बाद, दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, एंड जो कि क्या बन जाएगा यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या है, ये रहा एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, इनटू टाइम। तो टी टाइम बाद आई कैन से वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट में क्योंकि ए एक्स जीरो है, क्योंकि ए एक्स जीरो है तो ये पूरी टर्म तो हट ही गई, चाहे टाइम कुछ मर्जी हो, ये सेकंड ए एक्स इंटू टी वाली टर्म तो हो गई जीरो। तो इसका मतलब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पूरे रास्ते बरकरार रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट इज यू कॉस थीटा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था, वही पूरे रास्ते प्रोजेक्टाइल मोशन में, चाहे बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो चाहे कहीं भी हो, एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन इसमें वही पंगा हो सकता है कि भाई अगर हवा चल पड़ी या कुछ इस तरह का चीज हो गया, हमने एयर की वजह से फोर्सेस यहाँ निगलेक्ट किए, तो अगर एयर की वजह से फोर्सेस आ गए तो हो सकता है एक्स डायरेक्शन में भी कुछ एक्सेलरेशन हो जाए, तो उस केस में हम Vx को कांस्टेंट नहीं बोल पाएंगे। बट बाय डिफॉल्ट जो हमारी एजम्पशन रहती है, हम हवा की वजह से फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते जब तक कि सवाल में मेंशन ना हो।
सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी यही काम कर सकते हैं हम, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी किया। टाइम के नीचे मैं वाई क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टी एक्स टी वाई लिखने की जरूरत नहीं है हमें, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज के कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। तो जो टाइम एक्स एक्सिस में मोशन के अलॉन्ग लग रहा होगा उतना ही टाइम उन दो पर्टिकुलर पोजीशंस के बीच में, उतना ही टाइम वाई डायरेक्शन में भी लग रहा होगा। तो टी के नीचे एक्स या वाई नहीं लिखना। तो वाई डायरेक्शन में किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये वाला वाई कंपोनेंट अगर हमें चाहिए किसी भी टी टाइम बाद, जर्नी स्टार्ट होने के बाद, तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या डाल देंगे, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट क्या डालेंगे, ये रहा एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट। तो यू वाई और ए वाई की वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। तो किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आ गया, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, ए वाई की जगह माइनस जी। ठीक है, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, दैट इज टी टाइम बाद वाली वाई डायरेक्शन कंपोनेंट वाली वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दो बातें अपने को याद रखनी है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब बॉल आगे जाने की स्पीड में बॉल में कोई चेंज नहीं आता। ऊपर या नीचे जाने वाले जो कंपोनेंट है उसमें चेंजेस आते हैं। ऊपर जाते वक्त ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, और नीचे उतरते वक्त वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक क्षण भर के लिए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो गया। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट तुम देख सकते हो टाइम का फंक्शन है, लगातार बदले जा रहा है। ठीक है, तो दो बेसिक बातें समझ में आ गई, मतलब एक तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज हम कैसे कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में अलग और वाई डायरेक्शन में अलग कर रहे हैं, और किस तरह से हम उन मोशन की या वेलोसिटी कंपोनेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, ये दो चीजें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में क्या है कि मैं एक स्पेशल कुछ फॉर्मूले डिराइव कर रहा हूं। मैं फॉर्मूले डिराइव करने के लिए फ्रॉम मोशन अप टू टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब ये जो इनिशियल पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं कुछ ए पॉइंट है, और टॉप मोस्ट पॉइंट का नाम बी पॉइंट है। तो ए से बी तक की मोशन को कंसीडर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ए टू बी। ठीक है भाई, राइट साइड को एक्स एक्सिस मानते हुए हॉरिजॉन्टल के अलाउ, एंड वर्टिकली अप को वाई एक्सिस मानते हुए एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें ए से बी तक की मोशन में क्या क्या बातें पता हैं और क्या क्या हमें चाहिए। ठीक है, तो ए से बी तक की मोशन में एक्स डायरेक्शन की एक अलग लिस्ट, लेफ्ट साइड में मैं यहाँ एक्स डायरेक्शन के कुछ पैरामीटर्स लिखूंगा। काइनेमेटिक्स में तुम देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी हमने काफी सवाल किए, तो वहां पे भी सारा का सारा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं 5 वेरिएबल्स होते हैं इन जनरल। यू इनिशियल वेलोसिटी का नाम, वी फाइनल वेलोसिटी का नाम, ए एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट एंड टी फॉर टाइम। ठीक है, तो जो भी चीजें होती हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, यू वी ए एस टी में से कुछ चीजें गिवन होती हैं, कुछ चीजें पूछ रखी होती हैं, चाहे कैसा भी सवाल हो। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा इज द एंगल, अगर ये दो बातें हम गिवन लेके चले, ठीक है, गिवन क्वांटिटीज में हम u को गिवन मान रहे हैं, थीटा को गिवन मान रहे हैं, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g को गिवन मान रहे हैं। तो अगर ये तीन चीजें गिवन है, और तो हमें पूरा एनालिसिस करना है कि इस मोशन में क्या क्या डिस्टेंसेस क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो ये एनालिसिस एक तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जिस तरह से ये एनालिसिस होता है उसी तरह से क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना तो किस्मत की बात है, देखो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन एनालिसिस हमें हमेशा करना आना चाहिए, ताकि अगर फॉर्मूला भूल भी गए तब भी हमारा काम चल जाए, एग्जाम में नंबर आ जाए। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन की लिस्ट में सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u का एक्स और वाई कंपोनेंट देखो। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, जिस साइड एंगल दिया रहता है उस साइड कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है, ये ध्यान रखना होता है। क्यों आता है, कैसे आता है, इसके लिए तुम वेक्टर्स की वीडियो देख सकते हो। और जिस साइड एंगल नहीं दिया रहता उस साइड साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है, या ऐसे बोल दो उस साइड वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो उस साइड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आता है, यू साइन थीटा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो गया यू cos थीटा, वाई कंपोनेंट हो गया यू sin थीटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। फाइनल वेलोसिटी या सॉरी पहले एक्सेलरेशन देख लो। एक्सेलरेशन डिस्कस कर ही चुके हैं हम। हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में है। वर्टिकल डाउन डायरेक्शन इज नेगेटिव वाई, तो ए वाई को माइनस जी लिखा। अगर कोई बच्चा डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस मानता है तो फिर उसको यू वाई के यू साइन थीटा के बगल में माइनस साइन लगाना पड़ेगा,
और ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी लिखना पड़ेगा। वैसे भी कर सकते हो, तुम अपनी पसंद की गई एक्सिस के हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं जिसके बेसिस पे एनालिसिस कर रहा हूं, दैट इज राइट साइड इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड अपवर्ड वर्टिकल अप डायरेक्शन इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो यू एक्स यू वाई हो गया, ए एक्स ए वाई हो गया। तीसरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को एक बार ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट होता क्या था? डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल पोजीशन से शुरू होके फाइनल पोजीशन पे खत्म होने वाला वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन ये है, ए पॉइंट इनिशियल पोजीशन है इस मोशन में और बी पॉइंट फाइनल पोजीशन है। हम सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट तक की मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं अभी। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला जो वेक्टर बनेगा, दैट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज द वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, स्ट्रेट वेक्टर। इसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे उनको भी एक बार फील कर लो अच्छे से। तुम बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ये कितना है हमें नहीं पता, तो एस एक्स के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लिया और ये सॉल्व भी करेंगे हम। और इसका डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट हो जाएगा ये किसके बराबर है? ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा हमारा मैक्सिमम हाइट का, क्योंकि बी टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट पे ये बॉल गई या प्रोजेक्टाइल गया, उसका एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, दैट इज एस वाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट इज एच मैक्स विच इज क्वेश्चन मार्क, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट इज आल्सो क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों अपने चीजें फोकस में रहेंगी क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाओ अगला, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पे जो है प्योरली हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, क्योंकि अगर इसके पास वर्टिकल वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट जिंदा होता है इस इंस्टेंट पे तो बॉल और ऊपर जाती। टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब है बॉल और ऊपर नहीं जा सकती, मतलब यहां तक आते आते बॉल की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया है जीरो। जो भी वेलोसिटी है वो प्योरली एक्स डायरेक्शन में बची है। तो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक्सलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो होता है तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है यू कॉस थीटा के बराबर। तो ये ऑलरेडी सॉल्व्ड चीज है वी एक्स तो, और वी वाई इज इक्वल टू जीरो है। टॉप मोस्ट पॉइंट के नाम पे हम ये बात बोल सकते हैं, तो ये दोनों बातें भी हमें पता है। ठीक है, इसके अलावा ए से बी जाने में टाइम कितना लगा? ए से बी जाने में जो टाइम लगेगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने के टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, जो कि हमने पहले भी ये शब्द यूज किया था जब स्ट्रेट लाइन में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे। तो टाइम ए से बी तक का उसे बोलेंगे टी एसेंट या टाइम ऑफ एसेंट विच इज क्वेश्चन मार्क, जो हमें सॉल्व करना है। तो ये चीज भी हमारे फोकस में रहेगी, इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे और याद रखेंगे। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई डिफरेंट बातें नहीं है, एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम ही टाइम है, टाइम के कोई कंपोनेंट नहीं होते क्योंकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जहां पे ये मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, ये बॉक्सेस हमें सॉल्व करने हैं, बाकी चीजें हमें पता है। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो तुम्हें भी एक आदत डालनी है, इस तरह की एक लिस्ट बना लिया करो। ठीक है, इस तरह की एक लिस्ट बनाने से फायदा क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीजें हमें पता है और क्या हमें सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें टाइम ऑफ एसेंट सॉल्व करना है, टाइम ऑफ एसेंट पे अगर हम फोकस करें तो एक्स डायरेक्शन की लिस्ट तो हमारी कोई मदद नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि अगर तुम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे तो ए टी वाली टर्म ही जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट जीरो है। और अगर तुम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो ना तुम्हें s पता और ना तुम्हें t पता, x डायरेक्शन में s और t दोनों ही वेरिएबल। तो x डायरेक्शन की लिस्ट हमारी पहले स्टेप में कोई मदद नहीं कर पा रही। ठीक है, y डायरेक्शन की लिस्ट में अगर देखें तो अगर यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएं तो ध्यान से देखो, u हमें पता है, a हमें पता है, v हमें पता है, तो हेंस t जो है फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन to derive time of ascent is vy is equal to uy plus ayt from initial point to topmost point। तो जैसे ये इक्वेशन लगाई, बस अब क्या करना है, सिंपली इस लिस्ट में से डाटा उठा के यहां पुट करना है। तो vy की वैल्यू डाल दी 0, uy की वैल्यू डाल दी u sin थीटा और ay की वैल्यू डाल दी -g। जैसे ये किया, टाइम ऑफ एसेंट सॉल्व हो गया कि a से b जाने में बॉल को जो टाइम लगेगा दैट इज u sin थीटा बाय g। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो कि हमें याद रखना है, बॉल को जैसे ही हम प्रोजेक्टाइल बना के फेंकते हैं किसी थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल से u स्पीड से, तो वो बॉल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी देर तक पहुंच जाती है, दैट इज 2u sin थीटा, सॉरी u sin थीटा बाय g। ठीक, तो ये टाइम ऑफ एसेंट भी हमारा सॉल्व हो गया है।
तो इस लिस्ट में सॉल्व हो गया है तो लेफ्ट वाली लिस्ट में भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना, क्योंकि टाइम के कंपोनेंट्स होते नहीं, जो भी वेरिएबल लेफ्ट साइड में है टाइम का, वही वेरिएबल टाइम का राइट साइड में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है। तो अब फिर से देखो, एस एक्स अगर कोई पूछता है डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट या ये डिस्टेंस बताओ कि उसने हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट की, तो हम बोलेंगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर वाली टर्म तो जीरो ही है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ए जीरो है, ठीक है। चलो वो नहीं कर रहे अभी। वाई डायरेक्शन में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपना, वाई डायरेक्शन में जो इसने डिस्प्लेसमेंट की ए से बी जाते वक्त, दैट इज मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। वो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए? अब हमें वाई डायरेक्शन वाली पूरी लिस्ट पता है, यू भी पता है, ए भी पता है, वी भी पता है और टी भी आ चुका है। तो तुम चाहो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा सकते हो, क्योंकि वी यू और ए पता है, ऐसा आ जाएगा वाई डायरेक्शन में। या चाहो तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हो वाई डायरेक्शन में, तो कोई भी लगा लो। मैं यहाँ पे वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा रहा हूँ वाई डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, सब चीज़ों की वैल्यूज उठा के डाल दी यहाँ पे, तो वी वाई की वैल्यू 0 डाल दी, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा डाल दी, एक्सलरेशन का वाई कंपोनेंट माइनस जी डाल दिया, और डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट है एच मैक्स या मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से एच मैक्स का फॉर्मूला सॉल्व हो रहा है, माइनस माइनस साइन लेफ्ट और राइट से कट जाएंगे और सिंपली एच मैक्स आ जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिराइव किए हैं जो कि याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से भी बॉल को फेंका है उसके ऊपर कितनी हाइट जाएगी बॉल की, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और टाइम ऑफ एसेंट। तुम ये चीजें ना चेक भी कर सकते हो, देखो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में भी ये दो फॉर्मूले डिराइव किए थे अगर याद हो तो सोच के देखो, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर दूं यहाँ पे, अगर थीटा को 90 डिग्री कर दूं तो बॉल प्रोजेक्टाइल बन के नहीं उड़ेगी, बॉल कैसे जाएगी, वर्टिकली अप जाएगी एकदम, है ना। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे चेक करके देखो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे टाइम ऑफ एसेंट बन रहा है u बाय जी, यही हमने पढ़ा था तब भी, और मैक्सिमम हाइट बन रहा है u स्क्वायर बाय 2g साइन थीटा, क्योंकि 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा, थीटा इज 90 पे। तो तुम देख सकते हो पुराने वाले अपने फॉर्मूले बन रहे हैं जो हमने वर्टिकली अप बॉल को फेंकने पे डिराइव किए थे, तो वही, तो उन फॉर्मूलों को तुम अब भूल सकते हो, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले याद रहेंगे तो वो अपने आप याद रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90 डालने पे ओके। अब दो चीजें और निकालनी है हमें, एक तो पूरी जर्नी में इस पॉइंट का नाम कुछ सी रख देते हैं यहाँ पे, जो लास्ट पॉइंट है ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले वाला पॉइंट है ये सी पॉइंट। तो एक तो ए से सी तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा बॉल का, कितने टाइम ये बॉल हवा में उड़ी, और दूसरी चीज ये ए से सी तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ए से सी तक का ग्राउंड के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। तो ये दो फॉर्मूले हमें और डिराइव करने हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्कूल एग्जाम्स में इनकी डेरिवेशन पूछी जा सकती है। देखो अब मगर टोटल स्टार्टिंग पॉइंट ए से और लास्ट पॉइंट सी तक, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट का नाम बी रख दिया, तो ए से सी तक अगर कंप्लीट मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है, मतलब हिट होने के बाद क्या होगा, ग्राउंड पे कोलाइड जब बॉल हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, ये अपने आगे आने वाले चैप्टर्स की कहानी रहेगी, जब हम कोलिजन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब उसको भी स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए हम जो सी पॉइंट मैंने बनाया है, पोजीशन बनाई है जो सी, दैट इज जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल के पास कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, बॉल का कुछ फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी का कुछ वाई कंपोनेंट होगा। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स तो हम पहले ही ब्रेक कर चुके थे, एक्स कंपोनेंट इज यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट इज यू साइन थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो फिर से एक बार वैसी ही लिस्ट बना लेते हैं और सारी चीजों को समझते हैं डिटेल में। तो एक्स डायरेक्शन में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सलरेशन का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट पूरी मोशन में, चाहे ए टू बी हो चाहे ए टू सी हो, एक ही बात है, सभी में एक्सलरेशन सेम ही है, पूरी मोशन के दौरान एक्सलरेशन इज यूनिफॉर्म। डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पहचानो अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिर से वैसे ही ड्रॉ करेंगे, इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होगा और फाइनल पोजीशन सी पे जाके खत्म होगा। तो दिस ए टू सी वेक्टर, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बड़ा ही खूबसूरत है, यहाँ पे प्योरली एक्स डायरेक्शन में है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट को हम बोलते हैं रेंज। ये जो डिस्टेंस है ए से सी तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है, दिस इज कॉल्ड एज रेंज। सिंबल इज कैपिटल आर जो मैंने यहां लिखा। तो डिस्प्लेसमेंट पूरा रेंज आई कैप जितना है, जे कैप में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो एस वाई इज 0। ठीक है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। पूरी मोशन के दौरान वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा ही रहता है। फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हमें नहीं पता कितना है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, एक तो ये बन रहा है डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, एक फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये दो क्वेश्चन है। और इसके अलावा टाइम, फाइनली ए से सी तक का जो टाइम है उसको मैं टोटल टाइम को कैपिटल टी सिंबल यहां दे रहा हूं, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो ये जो बॉक्सेस बनाए हैं मैंने रेड कलर के, ये हमारे सवाल है, बाकी सब चीजें हमें पता है इन लिस्ट में से। तो सोच के देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन, अगर हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करना है, ये कैपिटल टी सॉल्व करना है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन, अगेन एक्स डायरेक्शन में पंगे हो रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में हमें एस भी नहीं पता, टी भी नहीं पता। तो अगर तुम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना चाहोगे, उससे सॉल्व हो नहीं पाएगा, क्योंकि ए टी वाली टर्म को ये ए जीरो कर देगा, ए ही जीरो है, तो ए टी पूरा ही जीरो हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू बच जाएगा, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो बचा क्या, y डायरेक्शन में देखें तो u की वैल्यू पता है, a पता है, s पता है, तो t सॉल्व करने के लिए सोचो कौन सी इक्वेशन लगाएं, खुद ही दिमाग चल रहा होगा। s, u और a पता है, t सॉल्व करना है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन इज एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जैसे ही अप्लाई किया, इसमें बस डाटा उठा के यहाँ पे पुट करना है, एस वाई की वैल्यू 0 डाली, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी। जैसे ये सॉल्व किया तो ये एक टाइम वाली टर्म कॉमन निकल के तुम देख सकते हो 0 में चली जाएगी लेफ्ट साइड में, और जो दूसरी टाइम वाली टर्म है वो सॉल्व हो रही है यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से ग्राउंड तक पहुंचने में जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है, दैट इज 2u साइन थीटा बाय जी। जबकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ऊपर चढ़ने में a से b तक, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है, दैट इज u साइन थीटा बाय जी। तो तुम बोल सकते हो a से b तक u साइन थीटा बाय जी, मतलब नीचे उतरने में भी u साइन थीटा बाय जी, टोटल टाइम इज 2u साइन थीटा बाय जी। और अगर थीटा 90 हो जाए तो टोटल टाइम इज, ऊपर जाके नीचे आने का टोटल टाइम इज 2u बाय जी। आई होप चमक रहा होगा यहाँ पे, चीजें समझ में आ रही होंगी, बड़ा ही आसान है, वेक्टर कंपोनेंट्स बस हमें करने आने चाहिए। उसके अलावा वही इक्वेशंस, 9th क्लास वाली इक्वेशंस को ही, इक्वेशंस ऑफ मोशन को ही यूज करके ये सारे फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं, उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके ही हम क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में। तो एक चीज और रह गई हमारी यहाँ पे, रेंज बचा है बस, ये आखिरी फॉर्मूला। रेंज कैसे डिराइव करेंगे, तो अब ये टाइम वाली टर्म पे भी टिक मार्क लग चुका है, यहाँ भी और यहाँ भी, टाइम के कोई कंपोनेंट्स होते नहीं है, टाइम वाली टर्म पे टिक मार्क लग चुका है। तो देखो एक्स डायरेक्शन की लिस्ट में रेंज हमारा फोकस में है, रेंज हमें सॉल्व करना है, एस हमें सॉल्व करना है बेसिकली, यू हमें पता है, ए हमें पता है, टाइम हमारा अभी अभी सॉल्व हुआ है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन टू सॉल्व द रेंज इज एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जैसे ये किया तो क्या किया, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा, लिस्ट में से उठा के सिंपली डाटा पुट करना है, और टाइम की ये वैल्यू को उठा के यहाँ डालना है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, टाइम की वैल्यू को उठा के डाल देंगे और यू एक्स ए एक्स की वैल्यूज लिस्ट में से उठा के डाल देंगे। जैसे ये करते हैं तो एस एक्स की जगह आर आ गया, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा आ गया इनटू कैपिटल टी, और ए एक्स टी स्क्वायर वाली टर्म तो पूरी ही जीरो हो गई क्योंकि ए एक्स ही जीरो था। तो जैसे ही सॉल्व किया, टाइम की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट किया, तो ये बन रहा है यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये बन रहा है, रेंज का फॉर्मूला बन रहा है दिस, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो ये चार फॉर्मूले हमें दिमाग में रखने हैं। ऊपर चढ़ने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट u साइन थीटा बाय जी, नीचे उतरने का टाइम दैट इज u साइन थीटा बाय जी, या टोटल टाइम इज 2u साइन थीटा बाय जी। दिस इज सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये ध्यान रहे कि मैक्सिमम हाइट इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर वाली हाइट है। और चौथा और आखिरी फॉर्मूला रेंज का, दैट इज r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। जितनी दूर जाके बॉल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए है ये फॉर्मूले, ये ध्यान रखना। अगर तुमने छत पे खड़े होके बॉल को फेंक दिया और बॉल नीचे चली गई, तो बॉल
उसमें जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये नहीं होगी। ये ध्यान रखना ये बात को कि जो फाइनल पॉइंट है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होना चाहिए जो इनिशियल पॉइंट का था। ठीक है, तो ए और सी दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग है तो हम रेंज का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। तो ये 4 फॉर्मूले हम दिमाग में रखेंगे, बट फॉर्मूलों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एनालिसिस जो इस वीडियो में हम सीख रहे हैं। ये एनालिसिस ही ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम में आते हैं, वो भी अब कम हो गए हैं बहुत आना। एनालिसिस ही हमारा काम आएगा मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में। इवन स्कूल एग्जाम्स के क्वेश्चंस के अंदर भी इस तरह से इक्वेशंस बना के हमें सॉल्व करना होता है, कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। और जेई मेन और जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए तो ये ऑब्वियस बात है कि उनको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, फॉर्मूले का यूज हो सकता है कहीं क्वेश्चन के बीच में, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने की कोई उम्मीद नहीं है जेई मेन एंड जेई एडवांस में, तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं, एनालिसिस दिमाग में रखना है अपना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें प्रोजेक्टाइल को लेके। थ्योरी सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे थ्योरी देख रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर एक बंदा मान लो बॉल को u स्पीड से फेंक सकता है और u की वैल्यू उसको चेंज नहीं करनी, मतलब u एक फिक्स्ड स्पीड से ही उसे बॉल को फेंकना है, तो मैक्सिमम दूरी तक उसे बॉल को पहुंचाना है, रेंज अगर मैक्सिमम करनी है उसे, मतलब एक बॉल को थ्रो करना है सच दैट वो बॉल सबसे ज्यादा दूर पे जाए। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि अपनी इनिशियल स्पीड को वो बदल नहीं रहा, एक पर्टिकुलर इनिशियल स्पीड से वो बॉल को फेंक रहा है। तो नियम क्या है कि 45 डिग्री पे अगर 45 डिग्री पे अगर वो बॉल को फेंकेगा तो बॉल की रेंज मैक्सिमाइज हो जाएगी। अभी 45 डिग्री कहां से आया इसको हम डिराइव करेंगे अभी, तो ध्यान से इस बात को नोट कर लो सभी बच्चे कि फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड प्रोजेक्टाइल मस्ट बी थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल टू गेट मैक्सिमम रेंज ऑन ग्राउंड। ये सारी बातें जो भी हम कर रहे हैं इस वीडियो में ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए है। अगर अगेन तुमने छत पे खड़े होकर ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया तो रेंज मैक्सिमम करने की अलग कंडीशन निकलेगी, अलग तरीके से वो बातें होंगी, वो हम बाद में करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये वाली रेंज मैक्सिमम करने के लिए थीटा को 45 डिग्री होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? सिंपल फॉर्मूले से हम जा सकते हैं कि भाई रेंज का फॉर्मूला था अभी अभी हमने डिराइव किया 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी। ठीक है, अब याद करो ये जो 2 sin थीटा cos थीटा वाली टर्म है, 2 sin थीटा cos थीटा साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ करता था। जिसको याद नहीं है जिस बच्चे को, वो अब याद कर लो, साइन ऑफ 2 थीटा का या साइन 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 sin x cos x। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। तो मैं रेंज के इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं u² sin 2 थीटा बाय जी करके। अब u अपने आप में फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये कंडीशन है इस नोट नंबर 5 की, और g वैसे ही हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि बहुत ऐसी कोई तगड़ी स्पीड से बॉल को नहीं फेंक दिया कि बॉल अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ऊपर निकल गई या बहुत दूर चली गई। तो g को हम यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं जो कि वेरी नहीं कर रही, u वेरी नहीं कर रहा, u फिक्स्ड है। तो अगर रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो बेसिकली साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। अब साइन ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 को टेंड कर सकता है जब एंगल 90 डिग्री का हो। कौन सा एंगल? अब साइन 2 थीटा को 1 करना है तो इसका मतलब 2 थीटा को 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है साइन 2 थीटा। कब होगा? जब 2 थीटा 90 होगा, या ऐसे बोल दो जब थीटा 45 डिग्री होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। रेंज को मैक्सिमम करने के लिए थीटा हैज टू बी इक्वल टू 45 डिग्री। एंड अगर 45 डिग्री को उठा के हम वापस डाल दें इस फॉर्मूले में डाल दें यहाँ पे, तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1 और रेंज मैक्सिमम बन जाएगी u² बाय जी। तो ये बात दिमाग में रखनी है कि मैक्सिमम रेंज फॉर अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इज u² बाय जी। कब आती है? जब थीटा होता है 45 डिग्री। आई होप चमक रही होंगी चीजें। एक खास बात और, नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 क्या है कि अगर 2 प्रोजेक्टाइल्स हैं और दोनों को हम सेम स्पीड से फेंक रहे हैं, मतलब ये दोनों इनिशियल स्पीड जो हैं ये सेम है, एक को फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे
और दूसरे को फेंक रहे हैं वर्टिकल से थीटा एंगल पे, ऐसे बोल सकते हो, वर्टिकल से थीटा बोल दो या हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा के एंगल पे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे अगर बॉल्स को सेम स्पीड से फेंका जाए तो कुछ इस तरह का पाथ्स बनते हैं और फाइनली दोनों बॉल्स एक ही पॉइंट पे आके दोबारा हिट हो जाती हैं। मतलब रेंज जो है दोनों बॉल्स की सेम होती है। इस केस में दो प्रोजेक्टाइल्स थ्रोन विद सेम इनिशियल स्पीड u, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, u में अगर चेंज हो गया तो पंगे हो जाएंगे, तब ये नोट नंबर 6 काम नहीं करेगा। अगर दोनों की स्पीड सेम है और दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंका जा रहा है, देन दोनों की रेंज सेम होती है और मैक्सिमम हाइट्स डिफरेंट होती है। ऐसा कैसे? देखो, फॉर्मूला लगाना है सिंपली, एक के लिए तो थीटा की जगह फॉर्मूले में थीटा डल जाएगा और दूसरे के लिए थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डल जाएगा फॉर्मूले में। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, सिंपल फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले में R2 हो जाएगा, रेंज सेकंड प्रोजेक्टाइल की रेंज हो जाएगी, थीटा की जगह फॉर्मूले में 90 माइनस थीटा डाल दिया, इस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा प्लेस किया, इस थीटा की जगह भी 90 माइनस थीटा प्लेस किया, क्योंकि दूसरे प्रोजेक्टाइल का, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है दैट इज 90 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखो, एक टर्म साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो प्रोडक्ट तो सेम ही है, साइन इंटू कॉस था वहां पे, यहाँ कॉस इंटू साइन हो जाएगा, बाकी 2u स्क्वायर बाय जी तो एकदम सेम बैठा ही है। तो ओवरऑल R1 और R2 यहाँ पे क्या आ रही है? सेम आ रही है। ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर दो प्रोजेक्टाइल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे सेम स्पीड से फेंक दिया जाता है तो बॉल्स सेम जगह जाके गिरती हैं। हाँ, लेकिन हाइट्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे पहले प्रोजेक्टाइल की हाइट देखोगे तो वो सिंपल फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और दूसरे प्रोजेक्टाइल की हाइट देखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा का एंगल आ गया अपॉन 2g, जो कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस। तो तुम देख सकते हो h1 और h2 जो है, या hmax1 और hmax2 जो है, वो डिफरेंट है। कितने हैं वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या u दिया हुआ है, क्या थीटा दिया हुआ है, वो वैल्यूज हम पुट करके देख सकते हैं कि h1 और h2 क्या होंगे, कौन बड़ा कौन छोटा। तो आई होप क्लियर होंगी ये बातें, मतलब ये दिमाग में रखने वाली बातें हैं, ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इस नोट नंबर 6 को, क्योंकि अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के, रेंज के, मैक्सिमम हाइट के, तो ये जो नोट नंबर 5, नोट नंबर 6 हम लिख रहे हैं, ये जस्ट इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करने का ही एक तरीका है। तो याद हमें इस पूरी वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले ही रखने हैं एंड एनालिसिस का तरीका जो हमने सीखा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नोट नंबर 7, फिर से एक बार देखो, एक चीज हमारी रह गई थी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये अपना ए पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट को हमने बी पॉइंट कहा था और लास्ट पॉइंट को सी पॉइंट कहा था। तो ए से सी टोटल जर्नी में लिस्ट हम पहले से बना चुके थे, ये लिस्ट दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, ठीक है, पहले भी मैंने एक्सप्लेन की थी। नोट नंबर 7 में जो एक खास बात याद रखनी है अपने को, वो ये है कि जब बॉल ग्राउंड पे हिट करने वाली होती है, ये बॉल की जो फाइनल स्पीड होती है, ये एकदम ठीक इनिशियल स्पीड के बराबर होती है। ध्यान से, इनिशियल स्पीड हमने u दी थी एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइनल स्पीड जो आती है वो एकदम u के बराबर आती है एट सेम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। लेकिन फिर भी ध्यान रहे, एक वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ राइट साइड में है और ये जो फाइनल वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ राइट साइड में है। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी को मैं इनिशियल वेलोसिटी के बराबर नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ फाइनल स्पीड को इनिशियल स्पीड के बराबर बोल रहा हूं। स्पीड माने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ऐसा कैसे? जब बॉल ग्राउंड पे गिरने वाली होगी तो उसकी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड के बराबर क्यों? तो उसको डिराइव कर लेते हैं, याद रखने वाली बात है, ये भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। वेलोसिटी कंपोनेंट्स जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड अगर हमें निकालने हैं फाइनल सी पॉइंट पे, मतलब ये Vx और ये Vy की बात कर रहे हैं। बाकी अपनी पूरी लिस्ट सॉल्व हो चुकी थी, ये टाइम अपना ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है 2u साइन थीटा बाय जी करके, ठीक है, ये रेंज भी सॉल्व हो चुकी है अपनी, ठीक है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है, केवल Vy बचा है। देखो इन दोनों लिस्टों में एक Vy ही बचा था जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो Vx तो ऑलरेडी सॉल्व ही था u cos थीटा, Vy को सॉल्व करने के लिए सारा कुछ पता है, u पता है, a पता है, s पता है, t पता है, तो तुम चाहो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो, चाहो तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो y डायरेक्शन में, जो भी तुम्हारा मन करे। मैं लगा रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इन y डायरेक्शन।
तो यहाँ से वेलोसिटी का y कंपोनेंट सोल्व हो जाएगा। सिंपली डाटा उठा के डालना है यहाँ पे, यू वाई की जगह डाल दिया यू साइन थीटा, ए वाई की जगह डाल दिया ये माइनस जी, और टाइम की जगह ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था थोड़ी देर पहले, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन थीटा बाय जी। जैसे ये डाला तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ये g की टर्म कटती हुई नजर आ रही है, तो u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, दैट इज माइनस u साइन थीटा। मतलब हो क्या रहा है देखो ध्यान से, कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसका x कंपोनेंट u cos थीटा था, जो पूरी मोशन में कांस्टेंट रहा, फाइनल वाले में भी वही रहा। और जो ये वेलोसिटी थी u साइन थीटा, ये ऊपर पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंचते पहुंचते तो जीरो हो गई, वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। उसके बाद b से c की जर्नी में वो नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव होते होते फाइनल पॉइंट पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी वैल्यू माइनस u साइन थीटा थी। माइनस का मतलब सिंपली डाउनवर्ड। तो हो क्या रहा है, बॉल ने एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड जर्नी की, एज वेल एज बॉल कुछ आगे भी बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड देखें, सिंपली फाइनल स्पीड देखें, तो u cos थीटा का स्क्वायर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन तो वैसे ही हट जाएगा स्क्वायर में, और सेम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएंगे, u के बराबर ही आ रहा है जो कि इनिशियल स्पीड थी। तो दिस इज नोट नंबर 7। फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी के बराबर नहीं बोल रहा हूं, फाइनल स्पीड जो होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, दैट इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड। और एकदम सिमेट्रिकल डायग्राम है, तुम ऐसा कह सकते हो, ये प्रोजेक्टाइल के दौरान। ठीक है, तो हमने पूरी मोशन का एनालिसिस किया इसमें, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है। एक बात इस वीडियो की और रह गई है अपनी, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया तुम्हें कि ये जो पाथ होता है ये पैराबोलिक पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, इस पैराबोलिक पाथ, ये पैराबोला कैसे प्रूव होगा और इस पाथ की इक्वेशन क्या है, उसको हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब, जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया किसी यू स्पीड से थीटा एंगल पे। ठीक है, और बॉल इस तरह से जा रही है, तो हम जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान रहे थे उनको एक बार दोबारा बना लेते हैं। ये अपनी राइट साइड में एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, और ये जो इनिशियल पोजीशन है इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ओरिजिन मान लिया। मतलब ये जो बॉल इनिशियली जहां पे है एट टी इज इक्वल टू 0, बॉल की ये जो पोजीशन है ये है 0,0। तो इसको ओरिजिन मानते हुए, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मानते हुए एंड वर्टिकल अप को वाई एक्सिस मानते हुए, ये जो ब्लू कलर का डॉटेड पाथ बनाया हुआ है यहाँ पे, इस पाथ की इक्वेशन, मतलब ये पाथ जिस इक्वेशन का ग्राफ है, जो पाथ ऑफ बॉल है ये जिस इक्वेशन का ग्राफ है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ पाथ बोलो या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलो। पाथ को ही का सिनोनिम ही है एक ट्रेजेक्ट्री नाम। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, इस ग्राफ के पीछे की इक्वेशन, इस ब्लू ग्राफ के पीछे की इक्वेशन। ठीक है, तो अब ग्राफ दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, जिस ग्राफ का एनालिसिस हमें पूरा करना आ गया है इस ब्लू पाथ का, इस पाथ की इक्वेशन की तलाश है हमें। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं जैसे टी टाइम बाद ये बॉल कहीं पहुंचेगी, आफ्टर टाइम टी बॉल मान लेते हैं यहां कहीं पहुंच गई। ठीक है, इसके टेंजेंट के अलोंग कुछ वेलोसिटी है और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं या सॉरी कोऑर्डिनेट्स हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इसके कुछ x, y है। तो सोच के देखो, अगर ये x और y कोऑर्डिनेट्स मुझे टाइम की टर्म्स में मिल जाएं, जो हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह सॉल्व करनी आती हैं। अगर ये x और y कोऑर्डिनेट्स टाइम की टर्म्स में मिल जाएं, तो इन x और y का जो आपस में रिलेशन है, x और y का जो आपस में रिलेशन होता है, उसी को तो हम ग्राफ की इक्वेशन कहते हैं। देखो हम ग्राफ कैसे बनाते थे, अगर x और y में जो इक्वेशन गिवन होती थी उसके अंदर x की वैल्यूज पुट करते थे तो y की वैल्यूज निकल के आती थी, और x, y नाम का पॉइंट जो भी वैल्यूज हमने पुट की उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दें एक डॉट बना के। ऐसी बहुत सारी डॉट्स बनाने के बाद जब सारी डॉट्स को जोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं ग्राफ। अब हम यहाँ पे हम उल्टा काम कर रहे हैं, हमारे पास ग्राफ ऑलरेडी हमारे सामने आंखों के, ये ब्लू कलर का जो पाथ है ये ग्राफ है, इसके पीछे की इक्वेशन निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, किसी भी टी टाइम पे इस ग्राफ पे कोई भी एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लिया मैंने, दिस इज जनरल पॉइंट या जनरल पोजीशन ऑफ बॉल।
ठीक है, जिस जनरल पोजीशन पे एक्स और वाई में जो आपस में रिलेशन है, दैट रिलेशन वुड बी इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, क्योंकि वही जनरल पोजीशन पे जो रिलेशन है वही यहां भी होगा, वही रिलेशन यहां भी होगा एक्स और वाई में। एक्स और वाई की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होगी हर पॉइंट पे, बट इन दोनों में जो रिलेशन है वो तो एक ही होगा ना, जिसका ये ग्राफ है। उस रिलेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक्स और वाई की पहले फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम की टर्म्स में अगर वो दोनों आ गए तो उसके बाद हम दोनों टाइम एलिमिनेट करके एक्स और वाई में आपस में रिलेशन देखेंगे क्या है। देखो जैसे अब ये एक्स क्या है यहाँ पे, इस पोजीशन का हम बोल सकते हैं, इस पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट ये है, ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ही कंपोनेंट्स बन गए। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियल पोजीशन को ही ओरिजिन माना हुआ है। तो इनिशियल पोजीशन से और इस जनरल पोजीशन तक अगर मैं एक वेक्टर बनाता हूं तो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ही तो ये दो कंपोनेंट है, ध्यान से देखो एक्स और वाई इस एस वेक्टर के ही कंपोनेंट्स हैं। तो x को मैं लिख सकता हूं t टाइम बाद, x कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट कैसे निकाला हमने, कैसे निकालना सीखा, u t प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे x डायरेक्शन में। वो कितना हो जाएगा, सिंपली ax t स्क्वायर वाली टर्म तो जीरो ही हो जाएगी क्योंकि ax जीरो है। तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया यहां से। सिमिलरली y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकल जाएगा, वही y क्या है, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट है, और फिर से यू वाई और ए वाई की वैल्यूज पुट करी जो हम अभी तक डाल रहे थे, यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई इज माइनस जी। तो वाई और टी में ये रिलेशन आ गया। अब हमें एक्स पता है किसी भी टी टाइम बाद कितना होगा, वाई भी पता है किसी भी टी टाइम बाद कितना होगा। एक्स और वाई में जो आपस में रिलेशन है उसे हम बोलेंगे इस ग्राफ की इक्वेशन। तो एक्स और वाई में अगर रिलेशन निकालना है तो हमें इस टी को एलिमिनेट करना होगा। मतलब इस टी की वैल्यू, ये t की वैल्यू कितनी है, x अपॉन यू कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन से। इसको उठा के यहां डाल दो, इसमें भी डाल दो और यहां भी डाल दो। जैसे ही हम ये काम करेंगे तो t दिखना बंद हो जाएगा और x और y में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये काम कर रहा हूं मैं अगले स्टेप में। तो क्या बन जाएगा, रिलेशन बिटवीन x एंड y, जिसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह डाल दिया x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में t की जगह डाल दिया x अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये जो भी गंदी सी इक्वेशन बन के आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कुछ इस फॉर्मेट की। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ इस बॉल का पाथ है। एक ऐसी इक्वेशन जिसका ग्राफ पाथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। याद रखनी है ये, ठीक है। बड़ी अजीब सी है, एक दो बार यूज करोगे धीरे धीरे आराम से याद हो जाएगी। एक दो बार देख देख के यूज करो, अपने आप थोड़ी देर बाद याद हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये इक्वेशन जो है, देखो ध्यान से देखो, इसमें एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, और एक एक्स वाली टर्म है, और एक वाई वाली टर्म है। बाकी सब कांस्टेंट्स है, थीटा और यू ये सब तो फिक्स्ड होंगे किसी एक प्रोजेक्टाइल के लिए। एक बॉल को यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो यू और थीटा और जी तो फिक्स्ड है, गिवन क्वांटिटीज है। वाई और एक्स में जो रिलेशन है ये एनालॉगस है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस समथिंग इंटू एक्स लिखा हुआ है, प्लस सी वाली टर्म मिसिंग है तो उसको जीरो बोल सकते हो, सी यहाँ पे जीरो है ऐसा कह सकते हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट है इस इक्वेशन का। और याद करो हमने स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स में ये बातें पढ़ रखी हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब वाई के बराबर होता है तो वाई और एक्स के बीच में जो ग्राफ बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ पैराबोला। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज अ पैराबोला। और एक चीज तुम और यहां नोटिस कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, ये पूरी चीज, ये पूरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, देखो माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो टर्म है ये अपने आप में नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब ये एक कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला है। मतलब इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा होगा, अगर पूरा मैं इसको कंप्लीट करूं तो वैसा होगा, यहां से शुरू होकर और फिर ये आगे भी एक्सटेंड हो रहा होगा इस तरह से। मैथमेटिकली इस इक्वेशन का ग्राफ ये है। और हाँ, आगे की मोशन हो नहीं पाई क्योंकि रास्ते में अड़ गया, ये ग्राउंड अड़ गया बीच में, लेकिन यहां से ए पॉइंट से और बी पॉइंट होते हुए और सी पॉइंट तक की मोशन को तो हमने पूरा स्टडी कर ही लिया। तो ये इक्वेशन हमें दिमाग में रखनी है।
ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। आई होप क्लियर होगी ये चीजें। अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा डेप्थ में समझ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी वीडियो है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से सवाल कर पाए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को एक तरीके से और लिख सकते हैं, और वो थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर तरीका है लिखने का, रेंज की टर्म्स में, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये इक्वेशन याद रखने में मुश्किल हो रही है, तो रेंज की टर्म्स में एक और अल्टरनेट वर्जन है इस इक्वेशन का, वो भी डिराइव कर लेते हैं। देखो, हमने ये इक्वेशन पढ़ी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये याद नहीं हो रही मान लो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, इसमें से जबरदस्ती मैंने एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल लिया। एक्स टेन थीटा कॉमन निकाला तो एक तो 1 बचेगा इस टर्म की जगह, और इस टर्म में मुझे डिवाइड बाय एक्स टेन थीटा करना पड़ेगा। डिवाइड बाय एक्स टेन थीटा करूंगा तो एक एक्स कट जाएगा, यहां से स्क्वेयर वाला एक्स एक कट गया, और नीचे टेन थीटा एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब यहां से इस चीज को देखोगे तो ये टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस इनटू कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन गया, ये तो साइन इंटू कॉस बन गया। टेन इंटू कॉस स्क्वेयर इज नथिंग बट साइन इंटू कॉस, ठीक है। तो अब ये जो चीज बनी, ये देखो ध्यान से, टू यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। टू यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। टू यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी क्या था, वो तो अपना रेंज का फॉर्मूला था। तो इस चीज को हम थोड़े सुंदर तरीके से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो जिस बच्चे को अगर ऊपर फॉर्मेट में याद रखने में मुश्किल हो रहा है, तो इस फॉर्मेट में याद रखो, आसान रहेगा, ठीक है। और इस फॉर्मेट में काफी चीजें और भी दिख रही हैं, जैसे अपना ये पैराबोला था, ठीक है। ये पैराबोला, कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला में एक तो जैसे चेक करके देखो, हमने जितनी भी बातें पढ़ी क्या वो जायज हैं। एक्स को 0 डाला ऊपर इस फंक्शन में, इस एक्स को 0 डालते हैं तो वाई भी 0 आ रहा है, इसका मतलब 0,0 ग्राफ पे आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू रेंज के बराबर डालो, एक्स की वैल्यू रेंज के बराबर डालो, एक्स इज इक्वल टू आर डालोगे तो आर बाय आर हो गया 1, 1 माइनस 1, फिर से पूरी टर्म 0 हो गई। तो एक्स इज इक्वल टू रेंज पे वाई कोऑर्डिनेट फिर से 0 है, दिख रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब एक्स इक्वल टू रेंज होगा तो बॉल वापस ग्राउंड पे आ जाएगी, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड उस वक्त नहीं होगी, या वर्टिकली ऊपर या नीचे नहीं होगी। तीसरी चीज ये भी चेक करके देख लो कि जब एक्स रेंज बाय 2 होता है, ये जो पॉइंट होता है टॉप मोस्ट, ये एकदम मिड पॉइंट होता है। जब x इज इक्वल टू रेंज बाय 2 है, तो y की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हाइट जितनी आनी चाहिए। इसको चेक करके देख लेते हैं एक बार, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बस जस्ट चेक कर रहे हैं कि अगर हमने सारा डेरिवेशन ढंग से की है तो ये चीज जस्टिफाई होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू आर बाय 2 पे चेक कर रहा हूं मैं, y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, y निकल के आ रहा है, x को डाला r बाय 2 इंटू टेन थीटा, x टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, एक्स बाय आर तो हाफ हो गया क्योंकि x r बाय 2 है, तो ये बन रहा है r बाय 4 इंटू टेन थीटा। r कितना था, r था अपना 2 यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, और नीचे एक 4 भी बैठा है तो 4g इंटू टेन थीटा। ये है r बाय 4 इंटू टेन थीटा। ध्यान से देखो, ये टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, है ना, और ये 2 से एक 4 का फैक्टर कैंसिल हो रहा है, तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया साइन थीटा, एक साइन थीटा एक्स्ट्रा बैठा है तो ये बन गया यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। यही चीज मैंने लिखी है। जब मैंने x को रेंज बाय 2 डाला तो y की वैल्यू हो जाएगी एच मैक्स। मतलब इस इक्वेशन पे ही लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। अब कोई बोलता है कि भाई जब x यहां होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दे दिया, बताओ इस पॉइंट की हाइट क्या होगी, तो सिंपली हम इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इक्वेशन में डालेंगे और फटाफट ये वाली हाइट निकाल लेंगे, कोई भी जनरल पॉइंट पे अगर हमसे बातचीत करता है तो। जब भी x और y पे क्वेश्चंस हो, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट दे रखा हो, y कंपोनेंट पूछ रखा हो, तो हम इस इक्वेशन को याद करेंगे। अदरवाइज अपना जो बेसिक एनालिसिस का तरीका है हम उसे यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आई होप थ्योरी समझ में आई होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। इस थ्योरी को ही हम अगली वीडियो में यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।